नमस्कार छात्रों, सेकेंड साइंस क्लासेस इंग्लिश में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप लोग पूर्ण स्वस्थ होंगे, सुबह योगा करते होंगे और सुबह गर्म पानी थोड़ा पीना जरूरी है। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, घर से ज़्यादा बाहर नहीं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें। कोविड-19 चल रहा है, इससे सुरक्षा अपनी जरूरी है। और ये हम अपने चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल नहीं है, ये तुम्हारा चैनल है, हमारा चैनल है, जो सब हमारे साथ जुड़े हो सबका चैनल है। इसलिए आपने अपने मित्रों को भी शेयर नहीं किया तो उन्हें शेयर करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम बात कर लेते हैं। मैंने इससे पूर्व जो लास्ट वीडियो में डाला था ऋषियों के बारे में डाला था। ऋषियों ने क्या क्या, हमारे ऋषियों ने खोजा की थी। तो जैसे प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसको कहते हैं, सुश्रुत को कहते हैं। चरक ने हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले जो वैज्ञानिक हैं सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। हाँ, डॉक्टर सीवी रमन, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। अब हम ये उनकी जन्म कब हुआ था उसके बारे में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को लेंगे जो पेपर में आने हैं, जो कंपटीशन में आने हैं। तो यहाँ बात होती है कि इनकी प्रथम नियुक्ति किस पर्पस पर हुई थी। तो देखिए, भारत में इनकी प्रथम नियुक्ति, इनको जो प्रथम नियुक्ति भारत में मिली थी वो मिली थी कौन से विभाग में, अर्थ विभाग के उप महालेखपाल, यानी अर्थ विभाग के उप महालेखपाल। ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ ले कि सीवी रमन की प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई थी, किस पद पर हुई थी। तो उप महालेखपाल के पद पर हुई थी। क्लियर हो गया प्रश्न। आगे बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था, ध्वनि गुणों की खोज की थी। जिन्होंने देखे कौन कौन से ध्वनि गुण, कौन कौन सी ध्वनि गुणों में आता है आपका, बीड़ा, मृदंग, पियानो आदि जो वाद्य यंत्र है, बजाने वाले यंत्र हैं, उनकी इन्होंने क्या की थी, उनकी जो ध्वनि है, ध्वनि गुणों की क्या की थी, खोज की थी। तो आपको दो प्रश्न यहाँ क्लियर हो गए आपको। एक तो ये प्रथम नियुक्ति उप महालेखपाल अर्थ विभाग की, दूसरी बात ध्वनि गुणों में मृदंग, बीड़ा आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में इन्होंने खोज की थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ इसकी, इन्होंने क्या किया था, एक खोज की थी, वो इनके नाम में दिया, तो इनके नाम में दिया हुआ है रमन, इसलिए उनको उसको दिया गया था रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव की खोज की थी उन्होंने 1928 में, इनकी खोज पूर्ण हुई थी 1928 में। जो है इनकी खोज क्या हुई थी, पूर्ण हुई थी रमन प्रभाव की। तो रमन प्रभाव क्या है उसके बारे में आप दो प्रश्न क्लियर कर चुके हैं। देखिए, रमन प्रभाव क्या है, देखें यहाँ रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव खोज कब हुई थी, खोज पूर्ण कब हुई थी, 1928 में। अब बात करते हैं होता क्या है। तो यहाँ रमन प्रभाव क्या है, यानी इसके अनुसार क्या होता है, जब प्रकाश किसी द्रव माध्यम, कौन सा माध्यम, द्रव माध्यम, हाँ, जब प्रकाश किसी द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश और द्रव के मध्य अंतःक्रिया होती है। तो क्या होता है, द्रव माध्यम से गुजरता है तो द्रव व प्रकाश के मध्य क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। और अंतःक्रिया से प्रकाश का क्या रहता है, प्रकीर्णन हो जाता है, मध्य अंतःक्रिया होती है। और जिससे क्या हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको भागना डरना नहीं है। आप देखो, कोई भी जो होता है ना, गुरुगण की शिक्षा ग्रहण कर सकता है,
शिक्षा हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, कहीं से भी हमें कुछ न कुछ मिलेगा जरूर। तो आपको अभी मैंने 3 प्रश्न क्लियर करा दिया। प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई थी, उसके बाद ध्वनि गुण पर खोज कौन कौन सी यंत्रों की हमने की, रमन प्रभाव क्या है, जब प्रकाश किसी द्रव माध्यम से गुजरता है तो द्रव और प्रकाश के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और जिससे हम कहते हैं रमान प्रभाव। कंप्लीट हुआ। इस रमान प्रभाव की खोज के लिए क्या हुआ था, 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मोस्ट निकलता है, कंपटीशन प्रश्न में भी आता है, कंपटीशन प्रश्न में भी आता है, यानी इन्हें क्या हुआ था 1930 इस समय इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, ये आप क्लियर कर चुके, रमान प्रभाव। रमान प्रभाव की खोज के लिए उन्हें क्या मिला 1930 में, रमान प्रभाव की खोज के लिए उसमें 1930 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में यहां इसी से प्रश्न निकालते हैं। उसके बाद यहां क्या हुआ था, इन्हें 1954 में भारत सरकार ने इन्होंने सर्वोच्च सम्मानित भारत रत्न से विभूषित किया। भारत रत्न कौन सा सम्मान दिया, हाँ इन्हें 1954 में भारत रत्न से विभूषित किया। तो 2 निकलते हैं प्रश्न छोटे छोटे। इन्हें जो नोबेल पुरस्कार का मिला 1930 में, और किसी खोज के लिए मिला, रमन प्रभाव की खोज के लिए, और भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया 1954 में। ठीक है, ये आप क्लियर कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आराम से आपको उसको केवल बार बार आपको देखना है, अभ्यास करना है, केवल आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। ये नहीं है कि आप सराटे से भाग गए, वहां से भागने से कुछ नहीं होगा, आपको डटना पड़ेगा, हिम्मत के साथ डटना पड़ेगा, फेरना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं। समुद्र और आकाश का जो रंग नीला होने के कारण ना वो इन्होंने दिया था। देखिए आपको इससे प्रश्न दे दे कि समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का किसने दिया था, ये प्रभाव रमन ने दिया था। ये किसने बताया था, रमन ने ही बताया था। इसको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आपको विस्तृत जानकारी दे सकता हूं। हर वीडियो के नीचे मेरी सारी लिंक पड़ी हुई है, आप पीछे कोई वीडियो को देख सकते हो। तो ये समुद्र और आकाश का रंग नीला होता है, ये सब इन्होंने दिया था, इन्होंने जानकारी दी थी। तो मैंने सब प्रश्न बता दिए। और इसके लिए मोस्ट इनसे प्रश्न निकलता है, वो है देखिए 28 फरवरी। इसे याद रखना, कंपटीशन का प्रश्न है, एनसीईआरटी बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन का प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। ये क्या होता है 28 फरवरी को, क्या है, इनकी याद में मनाया जाता है विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। अब आपसे पूछे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी। किस वैज्ञानिक की याद में, डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटरमन की याद में 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बात अगली ओर कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे अगले जो वैज्ञानिक हैं वो आ जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, तो ये इन्होंने की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने क्या हुआ था, पहले आपके लिए प्रश्न मैं देता हूं यहाँ, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये क्लियर कर लिया, आपको इन्हीं की बात चल रही है। तो इन्होंने क्या किया ना, सबसे पहले कॉस्मिक किरण है, आपसे पूछ ले सबसे पहले किस पर खोज की थी, कॉस्मिक किरणों पर खोज की थी, यानी कॉस्मिक किरणों पर खोज की। ठीक है, कॉस्मिक किरणों पर इन्होंने अनुसंधान किया। क्या किया, अनुसंधान किया, उनके बारे में प्रयोग किया। इन्हीं प्रयोग के दौरान क्या हुआ, इन्हें मेसॉन कण की खोज, ये पूछ लिया आपसे, मेसॉन कण की खोज किसने की, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। किसने की थी, मेसॉन कण एक धनात्मक कण होते हैं, इनकी खोज किसने की, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। या पूछ ले कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किसकी कण की खोज की, तो बड़े आराम से आप उत्तर दे देंगे, मेसॉन कण की खोज की।
ओके, क्लियर हुआ प्रश्न, परेशानी नहीं है आपको। अब हम बात कर लेते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया। तो उसके बाद हम देखते हैं 1945 में क्या हुआ। देखिए 1945 यानी 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। ये आपसे पूछ ले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की स्थापना किस वैज्ञानिक ने की? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। कब की? 1945 में। ये आप ध्यान रखना, 1945 में। ये से दो प्रश्न पूछ सकता है, वो कब की और किसने की। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की। कब की? 1945 में। उन्हीं के निर्देशन में देखिए, उन्हीं के निर्देशन में एक चीज और आती है, उन्हीं के निर्देशन में, ये कंपटीशन में पूछ सकता है वो, इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, जर्लिना, साइरस, अप्सरा, जर्लिना, साइरस यानी ये रिएक्टरों की स्थापना की। ठीक है, रिएक्टर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में किन रिएक्टरों की स्थापना की? अप्सरा, साइरस और जर्लिना। ठीक है, ये रिएक्टरों की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, ध्यान आ गया, क्लियर हो गया आपका। आगे हम बात कर लेते हैं इनसे संबंधित दो तीन प्रश्न हो गए आपके, क्लियर हो गए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से संबंधित एक प्रश्न इसमें मोस्ट आता है, जो कंपटीशन का प्रश्न है। आप एनसीईआरटी के अलावा विशेष कंपटीशन का प्रश्न है, उसको देखें। यानी 1963 में देश का पहला 1963 में देश का पहला परमाणु बिजली घर कहां? तारापुर। ये आप मोस्टली प्रश्न बनता है, ये कंपटीशन का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? कंपटीशन का प्रश्न है। यानी देश का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में कब स्थापित किया? 1963 में। किस वैज्ञानिक ने? तो मैं बता चुका हूं, वही चल रहे हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यानी ये कंपटीशन का प्रश्न है। 1963 में देश का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में स्थापित किया गया। इसीलिए इन्हें कहते हैं भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता। इसलिए क्या कहते हैं? भारतीय। ये प्रश्न ऑप्शनल है, आप पूछ सकता है आपसे कोई, भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता या जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता या जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। ये प्रश्न क्लियर हो गए। इसमें से ये तो बहुत ही मोस्ट प्रश्न है कंपटीशन के लिए, एनसीईआरटी बोर्ड के लिए तो कह ही रहा हूं, उसके साथ साथ ये बोर्ड के लिए भी है, ये कंपटीशन के लिए है। देश का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में 1963 में बना, और उस भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता या जनक किसको कहा गया है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। यह हमारा क्लियर होता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, देखिए आप फुल फॉर्म, आपको कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ जा सकती है, यानी इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो यह बार एक शब्द आ गया आपका BARC बार। तो बार का फुल फॉर्म क्या है? बार हमारे वैसे तो भौंकना होता है, लेकिन भौंकना नहीं होता। यह बार का मतलब है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये बार का फुल फॉर्म होगा। ये हमारे होमी जहांगीर भाभा से हमारे
जितने प्रश्न हमें तैयार करने थे क्लियर हो गए। और ये मेरी पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, बोर्ड में, एनसीईआरटी बोर्ड में या कोई भी कंपटीशन में होमी जहांगीर बाबा से संबंधित अन्य कोई प्रश्न बन नहीं सकता इसमें। आगे बात करते हैं एक ऐसे वैज्ञानिक, जो ऐसे भारतीय वैज्ञानिक जो अपनी जिद के अनुसार, उन्होंने जिद पर अड़ के, मेहनत के बल पर उन्होंने कहा जागो, उठो, कुछ कर्म करो अपने लिए, अपने देश के लिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसकी याद में उन्हें अभी भी जाना जाता है। ये थे प्रफुल्ल चंद्र राय। अगले डॉक्टर लेते हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति, अच्छी उन्होंने मेहनत की और ये पढ़ने के लिए विदेश भी गए। मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। यानी जो उच्च शिक्षा इनकी हुई, उच्च शिक्षा कहाँ हुई? विदेशों में। वहां से जब ये उच्च शिक्षा लेके विदेशों से जो वापस आए, तो इन्होंने क्या हुआ, भारत वापस आने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज जो था, प्रेसिडेंसी कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, इतना तेज दिमाग, बहुत कुछ रिसर्च किया, विदेश में पढ़ाई की और प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या मिला इन्हें? यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मिला। इतनी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां भी इनके साथ क्या हुआ, प्रफुल्ल चंद्र राय के साथ क्या हुआ कि जब ये विदेश से लौटे तो नौकरी करनी थी, आवश्यकता सबको होती है जीवन चलाने की। तो इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मिला। वहां भी क्या था कि कुछ तो अंग्रेज थे, अंग्रेजी नौकर थे, और ये प्रफुल्ल चंद्र राय थे, यानी हिंदुस्तानी थे, प्रफुल्ल चंद्र राय। तो इनको तो मिलता था अधिक वेतन, अंग्रेजों को, और इनको आधा मिलता था, यानी मेहनत ज्यादा और पैसा कम। क्यों? क्योंकि हमारा देश गुलाम था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, शिक्षा पर अधिकार हमारा नहीं था। तो जब इसका इनको अधिक वेतन क्यों मिलता है, उसका प्रफुल्ल चंद्र राय ने विरोध किया। प्रफुल्ल चंद्र राय ने क्या किया? विरोध किया। तो हुआ क्या? इन्हें भगा दिया गया, यानी इस कॉलेज से निकाल दिया गया। जब इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए इसका विरोध किया था, अंग्रेजों को हमसे अधिक, वो कम शिक्षित है, हमसे अधिक वेतन ले रहे हैं और हम अधिक शिक्षित हैं, हमको कम वेतन मिल रहा है, तो भगा दिया। और क्या हुआ, एक अंग्रेजी ऑफिसर ने इनसे कहा, एक अंग्रेजी ऑफिसर था उस कॉलेज में, उनसे कहा कि तुम इतने ही तेज दिमाग वाले हो, इतने ही विद्वान हो, तो क्यों नहीं एक अच्छे केमिस्ट बन जाते, यानी अपनी दवाइयां तैयार क्यों नहीं कर लेते। हुआ वही मेरे प्रिय दोस्तों, वही हुआ। बस यही आता है। यदि आपसे कोई चुनौती देता है तो आप कायरों की तरह उसे भागो मत, उस चुनौती को भरपूर तैयारी से ग्रहण करो। तो उस चुनौती को प्रफुल्ल चंद्र राय ने ग्रहण किया और केवल 800 रुपए, केवल 800, उस समय में केवल 800 रुपए की कम पूंजी, 800 रुपए की बहुत छोटी सी पूंजी से क्या किया, यानी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य काम किया। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, ठीक है, क्या किया, प्रारंभ किया। यानी उस अंग्रेज ऑफिसर की बात इनको इतना चुभ गई कि इन्होंने केवल, इनके पास 800 रुपए की पूंजी थी और उनसे इन्होंने दवा बनाने की कारखाना डाल दिया, जो बहुत ही विकसित हुआ और बहुत ही इन्होंने नाम कमाया। यानी अब यहाँ प्रफुल्ल चंद्र राय की आप समझ चुके हैं, इन्होंने केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की बहुत कम लागत से क्या की, स्थापना की। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ डॉक्टर सलीम। देखिए बहुत ही बढ़िया
डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली, तो आप इसको देख रहे हैं, सलीम अली को वैज्ञानिक यानी इनको किस किस नाम से, इन्हें बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। आपको प्रश्न है, कंपटीशन का प्रश्न है, एनसीईआरटी से ही तो वही जाते हैं, यही से निकल के कामों से। तो बर्डमैन किसी को कहा गया, डॉक्टर सलीम अली, यानी इनको बर्डमैन के नाम से कहा गया। क्या कहा गया, बर्डमैन, यानी पक्षी विज्ञानी। पक्षी विज्ञानी के नाम से किसको कहा गया, डॉक्टर सलीम अली को। उसके बाद देखिए, जो हमारा राजस्थान में है भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव भरतपुर में जो है, भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उसकी स्थापना में आपसे पूछ ले कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना में किस वैज्ञानिक ने मदद की, तो डॉक्टर सलीम अली है। ये छोटे प्रश्न निकलते हैं उनसे, बर्डमैन उन्हें कहा जाता है, पक्षी विज्ञानी कहा जाता है। और भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में उनका क्या है, विशेष योगदान है। तो इन्हें भी देखिए 1976 में 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये डॉक्टर सलीम अली से संबंधित प्रश्न है, और मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें आप जानते हैं, वो 2002 से 2007 तक भारत के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर जो है क्या हुए, सुशोभित हुए थे। हम बात कर लेते हैं, देखिए अब बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के, पूछ ले कौन से थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति। कौन से थे, 11वें। इन्होंने ये कब कब तक रहे थे, 2002 से 2007 इनका पद रहा। तो कठिनाइयों का सामना करना सीखना है तो कोई इनसे सीखो। इनके पास शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे, इनकी बहन ने इन्हें अपने जेवर गिरवी रख के इनको पढ़ाया था। एयरफोर्स तक की नौकरी पाने में ये असमर्थ थे, उस समय तैयारी ही नहीं कर पाए क्योंकि पैसे का अभाव था। वो व्यक्ति ने अपनी कर्मठ और मेहनत के बल पर राष्ट्रपति तक बने और एक ऐसे वैज्ञानिक बने जो अपने नाम को रोशन कर गए। तो यहाँ देखो, भारत 11वें राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति बने, 2002 से 2007 तक इनका क्या हुआ, कार्यकाल रहा। इन्हें हम किस किस से, इनका पहला रॉकेट, यानी इनका रॉकेट जो नाइके अपाचे जो पहला जो रॉकेट था इनकी तकनीकी का था, यानी जो इनकी तकनीकी में पहला जो रॉकेट बना वो नाइके अपाचे किसका था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मोस्ट पसंद कंपटीशन के लिए, बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 1963 में जो 1983 में इनके निर्देशन में कौन कौन सी अग्नि, देखिए यार, अग्नि, त्रिशूल, नाग, देखिए आकाश और पृथ्वी, ये मिसाइलों का आविष्कार हुआ। इन्हीं के निर्देशन 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश और पृथ्वी नामक मिसाइलों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ था। पोखरण पर भी जो आविष्कार, जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें भी ये इनका निर्देशन था। तो हम भारतीय, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत, जो हम विदेशों की तरफ भागते हैं उससे बहुत आगे भी हैं। मेहनत, इन्होंने बहुत ज्ञान है। तो आप ये देखें, कर्मठ व्यक्ति से मिले हैं आप, इनसे कौन कौन से प्रश्न निकले। इन्हें जो है देखिए 1981 में जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण, भारत रत्न, देखिए
इन्हें पद्म भूषण 1981, ठीक है, और पद्म विभूषण 1980, देखिए 1990 में, और भारत रत्न मिला इनको 1997 में। तो ये आपसे और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कब कौन सा वो मिला। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेहनत कीजिए। कोविड-19 समय है, आपके पास समय है, मेहनत कीजिए, जुड़ जाइए। और आज मैं इस वीडियो के साथ विदा लेता हूं। कल मैं आपको एक्टिविटी के साथ जो हमारी विटामिन है, बायोलॉजी का पहला पार्ट चलेगा, विटामिन वाला पार्ट चलेगा, और हर विटामिन बोर्ड के हर विटामिन आपके सामने एक्टिव होके विटामिन रूप लेके एक सजीव बन के विटामिन आपके पास आएगी, और विटामिन अपने मुंह से बताएगी कि आप मेरा प्रयोग करोगे तो क्या लाभ है, और प्रयोग नहीं करोगे तो क्या हानि होगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।